Hello everyone, good morning. Welcome to chemistry class, and today we are going to do second lecture of chapter 2, that is structure of atom. And बच्चों लास्ट वीडियो में we have discussed about discoveries of electron, protons and neutrons. ठीक है कि कैसे डिस्कवरी हुई थी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे। एंड आज के टॉपिक में जो हमें डिस्कस करना है वो है सम एटॉमिक मॉडल्स। तो पहले थॉमसन्स मॉडल डिस्कस करेंगे, देन रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद हम बोर्स मॉडल डिस्कस करेंगे, और बोर्स मॉडल से पहले भी कुछ टॉपिक हैं वो भी डिस्कस करने हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम थॉमसन्स मॉडल। तो जे थॉमसन ने 1908 में अपना मॉडल दिया था, और जो मॉडल का नाम था वो था प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन वाला भी आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, वो स्ट्रक्चर देखा होगा, वैसे ही प्लम पुडिंग मॉडल भी है। तो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स मॉडल, एटम इज अ स्फीयर ऑफ अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ 10⁻⁹ मीटर। इतनी रेडियस होती है अप्रॉक्सीमेटली एटम की अकॉर्डिंग टू थॉमसन। पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। मतलब पूरे एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, एंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो पूरे में यूनिफॉर्मली है डिस्ट्रीब्यूटेड, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, तो इस तरीके से वो होंगे। एंड एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट्स वाई वो न्यूट्रल है, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो रहा है, एक साथ हैं तो वो न्यूट्रल है। बट इसका कुछ लिमिटेशन थे, तभी वो जो मॉडल था प्लम पुडिंग का वो फेल हो गया था। तो क्या इसकी मेन चीज़ें थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया? तो थॉमसन वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट एंड विच रदरफोर्ड कंडक्टेड लेटर ऑन। जो एक्सपेरिमेंट थॉमसन जो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था उसको रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुछ हद तक एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया। ठीक है, तो इस टाइप का उसका मॉडल था जो आपने ऑलरेडी 9th में देखा है, लाइक दिस। ये पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेड कलर का दिख रहा है, पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट रदरफोर्ड्स मॉडल। अब जब थॉमसन का मॉडल फेल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो रदरफोर्ड ने अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स, उसके कुछ स्टूडेंट्स थे, उनकी एक टीम थी, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने क्या किया? बम्बार्डमेंट किया उन्होंने बहुत थिन सी गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स का, जो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया उन्होंने गोल्ड फाइल पे। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, देन उन्होंने कुछ कंक्लूज़न निकाला। ठीक है, तो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे? मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फाइल। जब उसने बम्बार्डमेंट किया था तो उसने देखा कि बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो सीधे गोल्ड फाइल को क्रॉस करके आगे निकल गए। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट हो गए कुछ थोड़े थोड़े एंगल्स से, बट वेरी फ्यू, बहुत कम, अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 इन 20,000। इतने में से एक या दो जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो बाउंस्ड बैक हो गए, रिवर्स हो गए थे, डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री एंगल। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो लाइक दिस इज़ द रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो ये जो दिख रहे हैं ये एटम्स हैं, गोल्ड फॉयल, गोल्ड के एटम्स हैं, और इस पर बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डमेंट किया गया। तो आप देखेंगे कि कुछ इसमें पार्टिकल्स तो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से टकराए और वो लार्ज एंगल या कुछ एंगल से उनमें डिफ्लेक्ट हो गए, अपने रास्ते से हट गए। और कुछ आपने देखा होगा, मैक्सिमम जो देख रहे होंगे कि वो स्पेस यहाँ खाली दिख रहा है, वो आगे क्रॉस करके निकल गए। जब उनके सामने कुछ था ही नहीं तो वो आगे क्रॉस करके निकल गए। और कुछ एक या दो बैक स्कैटरिंग जैसे थे, यहाँ टकराए बिल्कुल कन्फाइंड जगह पे, और वो रिवर्स बैक हो गए 180 के एंगल से, लाइक देखो ऐसे गया एंड वापस बैक हो गया। तो कुछ सीधे निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, और एक दो रिवर्स बैक हो गए। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, और उसी से उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे और कंक्लूज़न निकाले। क्या कंक्लूज़न थे इसके?
तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली है, बहुत सा स्पेस एटम में खाली है। तभी तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए, बिना कहीं टकराए वो सीधे क्रॉस करके आगे निकल गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू हैवी रिपल्शन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज। अब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज हैं और अंदर जो न्यूक्लियस है एटम के सेंटर में वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रिवर्स होगा, रिपल होगा, तो कुछ रिपल्शन हो गया। एंड न्यूक्लियस इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। उसने एक चीज़ ये भी कंक्लूड की कि जो एटम है उसके सर्किल, उसके जो सेंटर में बहुत छोटा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको तो उन्होंने नेग्लिजिबल ही मान लिया कि इसमें तो बहुत कम जगह पे न्यूक्लियस है। और उसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि लाइक आपने कोई क्रिकेट ग्राउंड देखा होगा, बहुत बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली उसकी रेडियस 5 किलोमीटर के करीब होगी, और उस ग्राउंड में एक क्रिकेट बॉल कितनी छोटी दिखती है, बहुत बड़ा ग्राउंड और छोटी सी क्रिकेट बॉल। तो समझ लीजिए वो जो ग्राउंड है वो एक एटम है, और उस ग्राउंड या एटम में एक बहुत छोटा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस है तो ज़रूर है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, तभी पता लगा कि यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शंस हो रहे थे, ठीक है। तो ये उसके कंक्लूजन थे। एंड इन कंक्लूजन को देख के जो उसका मॉडल आया रदरफोर्ड का, उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया एटम को। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और वो कहाँ पे है न्यूक्लियस? बिल्कुल सेंटर में है एटम के। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, लाइक सोलर सिस्टम। जैसे आपने देखा है कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस समझ लीजिए सन है, और उसके अराउंड जो सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और उन सर्कुलर पाथ को कहते हैं हम ऑर्बिट्स। एंड वन मोर थिंग, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में, ठीक है। बट आफ्टर दैट पता लगा कि भाई ये रदरफोर्ड का मॉडल भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थीं जो आगे जाके सॉर्ट आउट हुई। तो क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे? तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एन इलेक्ट्रॉन अंडर सर्कुलर मोशन around nucleus will keep on radiating energy and its orbit will keep on shrinking। तो रदरफोर्ड ये बताने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन है किसी न्यूक्लियस के सराउंड में, वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रेडिएट करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी वो एमिट करेगा। एंड जब वो लगातार कॉन्टीन्यूसली मूव करता है, तो जब उसकी एनर्जी रेडिएट करते करते कुछ ऐसा टाइम आएगा कि उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जब वो एटम की स्टेबिलिटी ही नहीं एक्सप्लेन कर पाया रदरफोर्ड, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। लाइक दिस, सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी घूमेगा घूमेगा कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा ही करेगा, ठीक है, घूम रहा है, और आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये रदरफोर्ड ने बताया, उसने प्रॉपर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं एक्सप्लेन कर पाया रदरफोर्ड, तो ये ड्रॉबैक था उसका। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम अराउंड न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज, इसके बारे में वो नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हैं एटम में, ठीक है, और उनकी क्या क्या एनर्जीज हैं। रदरफोर्ड ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रदरफोर्ड का ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, तो कई सारी इसमें कमियां थी, दैट्स वाई वो उसका जो मॉडल था वो भी फेल हो गया। नाउ डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल। अब जब रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो फेल हो गया, उसके बाद बोर का मॉडल आया, बट नील्स बोर यूज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए टू इम्प्रूव
द मॉडल प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको इम्प्रूव करने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनमें से कुछ फैक्टर्स थे, कुछ मेजर फैक्टर्स थे जिन्होंने उसको इन्फ्लुएंस किया, मतलब उसका बहुत बड़ा रोल था बोर के मॉडल में। तो वो कौन कौन से जो मेन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बोर का मॉडल आया, तो उसमें फर्स्ट था हमारा डुअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड सेकेंड था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो डुअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव एंड पार्टिकल बोथ यानी डुअल बिहेवियर शो करता है। ये पहला फैक्टर था जिसने उसको बोर के मॉडल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब नाम से क्लियर है, ऐसा रेडिएशन जिसपे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड लगती हूँ। तो इन 1870 जे.सी. मैक्सवेल का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। जे.सी. मैक्सवेल प्रपोज्ड दैट लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, मतलब लाइट और जितनी भी रेडिएंट एनर्जी हैं, ठीक है, दे प्रोपेगेट थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब आपको वेव के बारे में पता है, वेव कैसे मूव करती है, ठीक है। तो लाइट के साथ साथ जितनी भी रेडिएंट एनर्जी हैं वो वेव की जैसे ही प्रोपेगेट करती हैं इन स्पेस, एंड दीज वेव्स हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम। मतलब जो लाइट है, जो रेडिएंट एनर्जी है, जो रेडिएशन है, वो क्या एसोसिएट करती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये कैसी होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड that oscillates in the direction perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave like this. So this is light और electromagnetic radiation, और ये इसका डायरेक्शन है प्रोपगेशन का, कैसे प्रोपगेट कर रही है। और इसमें दो फील्ड लग रही हैं, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एंड जो रेड है वो है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ब्लू एंड रेड जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंड साथ साथ जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर है। ये आपको यहाँ से एंगल से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन ट्रैवल विथ सेम स्पीड, उनकी स्पीड एक ही जैसी होगी जो लाइट की स्पीड है। अब लाइट की स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये सेम रहती है। बट बाकी इनकी जो रेडिएशन की वेव लेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो सब डिफरेंट होंगी, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जैसे आपको और भी पता है कि साउंड वेव है, उनको मीडियम चाहिए, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, लाइट मूव कर रही है, उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। मीन्स जो लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम सन, ठीक है, हमारे तक, उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, वो एम्प्टी स्पेस में ही मूव कर रही है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पता लग गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लग गया। एंड अब जब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो डुअल नेचर शो करता है, मीन्स वेव जैसा शो करता है और पार्टिकल जैसा शो करता है, तो पहले हम बात करेंगे कि वो वेव जैसे किस तरीके से शो करता है, एंड कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिसाइड करेंगी कि वेव की क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एम्पलीट्यूड है। वो पैरामीटर्स के बारे में हम 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वेव्स आर द डिस्टर्बेंसेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सम वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रैवल एज कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग
क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। तो ये क्या है? डिस्टर्बेंसेस ही तो हैं। आपने वेव के बारे में देखा भी होगा, वेव ऐसे ही मूव करती हैं, ठीक है। और ये जो है दैट इज क्रेस्ट, ये जो अपवर्ड है इसका जो मूवमेंट है वो क्रेस्ट है। ये क्रेस्ट आगे भी हो सकता है। ऐसे जो नीचे है डाउनवर्ड में ट्रफ, दिस इज ट्रफ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट वेव लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेव लेंथ, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। क्या होती है वेव लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट crests or troughs is called wavelength, generally expressed in angstrom. 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में है या एंगस्ट्रॉम में है आपको पता लग जाएगा। तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की है? दिस वन, लाइक दिस इज क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है वेवलेंथ। या फिर ट्रफ की फॉर्म में अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है वो है अगेन वेवलेंथ, लैम्डा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू। ये वी जैसा दिखता है बट इट इज न्यू। द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी उसी को हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी। एंड द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। और इसको हम साइकिल पर सेकेंड भी बोलते हैं। एक सेकेंड में कितने साइकिल, कितना वेव, कितना मूवमेंट हुआ, ठीक है, दैट इज पर सेकेंड। तो ये दोनों यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए। देन वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में अगर साइकिल की बात करते हैं तो वो होती है फ्रीक्वेंसी, बट एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो होती है उस वेव की वेलोसिटी, ठीक है। एंड इसकी यूनिट आपको पता है, वेलोसिटी की यूनिट वही है मीटर पर सेकेंड। देन एम्पलीट्यूड, इट इज़ द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ। मतलब क्रेस्ट जो अभी कर्व देखा था, क्रेस्ट की कितनी हाइट है या ट्रफ की कितनी डेप्थ है, वही होती है एम्पलीट्यूड। एंड इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, कितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कितना ज़्यादा वो ब्राइट होगा, वो बताता है एम्पलीट्यूड। द नेक्स्ट है हमारा वेव नंबर। वेव नंबर जैसे लाइक फ्रीक्वेंसी को हम सिर्फ न्यू से डिनोट करते हैं, वेव नंबर को न्यू बार, न्यू और ये ऊपर आ गया बार। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर एंड इट इज़ इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ अगर आपको पता है तो उसका इन्वर्स कर देंगे तो आपको वेव नंबर पता लग जाएगा। 1/λ इज वेव नंबर, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ, कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ होती है, वही है वेव नंबर। ना एक छोटा सा रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। अब सारे टर्म्स आपको पता लग गए कि वेवलेंथ लैम्डा क्या है, वेव नंबर न्यू बार है, फ्रीक्वेंसी न्यू है एंड वेलोसिटी सी है, ठीक है। तो एक छोटा सा रिलेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज सी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी न्यू। बस यही एक छोटा फॉर्मूला है, इसी से हम बाकी रिलेशन भी निकाल लेंगे। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। एंड अभी आपको बताया मैंने कि जो वेव नंबर या न्यू बार होता है वो किसका इन्वर्स होता है, वेव लेंथ का। मीन्स न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा को हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी इंटू 1/λ। मतलब इसको हमने जस्ट अलग कर लिया ये शो करने के लिए कि 1/λ क्या होता है। तो 1/λ क्या हो गया, न्यू बार। मीन्स न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, वेव नंबर। तो जब ये हम इनको न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं और अभी हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। सो दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन
येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ of 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of this light. मतलब जो भी लाइट है उसकी वेवलेंथ गिवन है, बट आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर बताना है. तो मीन्स लेमडा इज गिवन. लेमडा क्या है हमारा 580 नैनोमीटर. नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर. ये हो गया लेमडा. और आपको बताना है फ्रीक्वेंसी, मीन्स न्यू फाइंड आउट करना है. अब आपको ये भी पता है कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो क्या होती है, क्योंकि फॉर्मूला तो अब हम यही वाला लगाएंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा. तो लेमडा पता है, सी आपको पता है कि लाइट की, कोई भी लाइट है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सी क्या होगी. सी है हमारा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब इससे हम निकाल लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके. न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा. सी हमारा हो गया 3 इंटू 10⁸ और लेमडा है हमारा, अच्छा ये मीटर में था इसीलिए इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया. यूनिट मस्ट बी सेम. ऐसा नहीं कि हम ऊपर नैनोमीटर और नीचे मीटर रख लें, ऐसा नहीं हो सकता. तो लेमडा है हमारा 580 इंटू 10 में आ गया -9. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक सॉल्व करने के बाद जो कैलकुलेशन आप करोगे तो आप देखिएगा कितना आता है आंसर. ये आएगा 5.17 इंटू 10⁻14 और सेकेंड इनवर्स. मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगी. तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई. अभी जब फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वेव नंबर भी निकाल सकते हैं. वेव नंबर आप लेमडा का ही इन्वर्स करके निकाल सकते हैं, लाइक दिस. तो वेव नंबर का जो सिंबल है दैट इज़ न्यू बार. न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा और 1 बाई 580 इंटू 10 में कितना है -9. ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे. तो सॉल्व करने के बाद में आपका जो वेव नंबर है वो आएगा 1.72 इंटू 10⁻6 और ये मीटर में था तो मीटर इनवर्स. ठीक है, सेंटीमीटर होता तो हम सेंटीमीटर कर लेते. तो ये आ जाएगा हमारा वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी. तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम पार्टिकल नेचर डिस्कस करेंगे. सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.